क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी भी चीज को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में लॉन्च कैसे किया जाता है? तो किसी भी चीज को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए हम उसे रॉकेट में रखकर उस रॉकेट के प्रोपलांट नामक इनफ फ्यूल के साथ लॉन्च पैड की सहायता से हम उस रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी के वातावरण से बहुत ऊपर बूस्ट कर देते हैं। और जब एक बार रॉकेट अर्थ से सही दूरी पर पहुंच जाती है तब वह रॉकेट स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को रिलीज कर देती है, मतलब कि छोड़ देती है। और जब एक बार हम सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट में रखकर कई टन प्रोपेलेंट नामक फ्यूल के साथ लॉन्च कर देते हैं तब प्रोपेलेंट फ्यूल रॉकेट को अर्थ के सरफेस से बहुत दूर बूस्ट करने के लिए इनफ एनर्जी देती है, क्योंकि इतनी बड़ी और हैवी स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को पृथ्वी के ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर धक्का देने के लिए काफी बड़ी रॉकेट और उसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन आखिर यह रॉकेट उड़कर ऊपर जाता कैसे है? तो आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। आज से करीब 300 साल पहले आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 3 बेसिक लॉ बनाए थे जो कि किसी भी चीज को चलने या मूव करने के तरीकों को एक्सप्लेन करती है। उनमें से एक नियम यह कहती है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यही वो नियम रॉकेट के काम करने के पीछे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया या फिर यूं कहे तो लॉ है। अगर आप रॉकेट को लॉन्च करने का फोटो या वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जॉस्ट स्ट्रीमिंग आउट द बॉटम ऑफ द रॉकेट, मतलब कि आप रॉकेट के नीचे से निकलता हुआ स्ट्रीमिंग देखेंगे, और वो स्ट्रीमिंग आग की लपटें, गर्म गैसें और धुआं होती है जो रॉकेट में प्रोपेलेंट के जलने से निकलती है। और यही वो गर्म गैसें और धुआं रॉकेट के इंजन से नीचे जमीन की ओर धकेलता है, और ये वही एक्शन फोर्स है जिसकी वजह से रॉकेट जमीन से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है तब वह ऑटोमेटिक उसी दिशा में जाना शुरू हो जाता है जिस दिशा में रॉकेट ने उसे पुश किया था। लेकिन वह प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं होता है जितना कि यहाँ सुनने में लगता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अभी भी रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रही होती है। लेकिन जब रॉकेट में प्रोपेलेंट फ्यूल जलती है और फिर गर्म गैसें और धुआं निकलती है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स मतलब कि बल क्रिएट होता है जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। लेकिन जब रॉकेट को लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है तभी रॉकेट में काफी प्रोपेलेंट की जरूरत होती है, ताकि जिस फोर्स के साथ अर्थ की ग्रेविटी रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रही होती है, गर्म गैसें और धुआं की वजह से थ्रस्ट ग्रेविटी से अधिक बल के साथ रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का दे सके, और फिर इस तरह से रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल पाता है। बेसिकली एक रॉकेट का स्पीड कम से कम 17,800 माइल्स पर आवर होना चाहिए, तभी वो रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल पाएगा। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि रॉकेट पुलबैक होकर ग्राउंड पर नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। और फिर आगे क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, मार्स पर या फिर मून पर। तो हमने रॉकेट को सक्सेसफुली अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट कैसे करता है? तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। तो जब आप रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो जब रॉकेट अर्थ से एक स्पेसिफिक दूरी पर जाएगी तब सैटेलाइट को रिलीज कर देगी, मतलब कि छोड़ देगी, और अब सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में जाकर रुक जाएगी, क्योंकि अभी भी सैटेलाइट में मोमेंटम होगा, और वह मोमेंटम रॉकेट के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से सैटेलाइट को एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, और दूसरी तरफ अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होती है, और यही ग्रेविटी और मोमेंटम द्वारा लगाए गए एक दूसरे के अपोजिट बल द्वारा सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटिंग करती है। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि रॉकेट को लॉन्च कैसे किया जाता है और सैटेलाइट को ऑर्बिटिंग कैसे कराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी दूसरे प्लैनेट जैसे कि मार्स और जुपिटर पर कैसे जा सकते हैं, और वहां जाने के लिए हमें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है? जानने के लिए देखते रहें MKS डिस्कवरी।